अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम C++ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 33 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि ऊप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऊप होता क्या है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वीडियो का एंड तक देखिएगा क्योंकि आगे सारा हम ऊप ही पढ़ने जा रहे हैं, तो सारी हमारी इसी पे स्टडी होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आएगा तो आपको आगे समझ आएगा। इस वजह से वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो हम ना बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। बेसिकली ये एक ना मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं और अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की मदद से ना हम अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हम ऊप को यूज़ करें, ऊप का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज़ करें, तो उस लैंग्वेज को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल के जैसे सी है, C++ है, जावा, ये सारी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जिस लैंग्वेज में ऊप यूज़ होगी उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह देंगे। फॉर एग्जांपल के सी में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी क्योंकि सी को ही एडवांस करके C++ बनाई गई थी, उसको उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो C++ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसी तरह जावा है, तो इस टाइप की जो है पाइथन है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन बेनिफिट है हमारे लिए वो ये है कि उससे रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है हमारे प्रोग्राम की ना, कि हमने एक प्रोग्राम में एक फंक्शन बना लिया है, एक प्रोग्राम बना लिया है जिसको हम अगेन बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक दफ़ा बना लिया, उसको हमें फर्दर जब भी यूज़ करना होगा तो हम उसी सेम प्रोग्राम को अगेन यूज़ कर लेंगे। तो इससे रीयूजिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, कोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक तो मेमोरी कम एलोकेट होती है और जो है सेकेंडली हमें ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ता। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। इसके बेसिकली तो इसके 4 पिलर्स होते हैं, जैसे हम पिलर्स कहते हैं ना, तो वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये होते क्या हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए क्लासेस क्या होता है, जितनी भी एट्रीब्यूट्स हों या एंटिटीज़ हों किसी भी चीज़ की, तो वो डिफ़ाइन होती हैं क्लास के अंदर। क्लास के अंदर बेसिकली जितने भी एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं, उसका फंक्शन लिखा जाता है क्लास के अंदर, ठीक है। और हम जो है एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की मदद से। फॉर एग्जांपल हमने राइट तो कर लिए, क्लास के अंदर हमने ये तो बता दी क्लास के अंदर लिखे जाते हैं एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स। फिर फर्दर अगर हमने उसको यूज़ करना हो तो वो कैसे यूज़ होगा, वो हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ना वो बेसिकली वेरिएबल होता है क्लास का, ठीक है। फर्दर इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है कार, ठीक है। कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि कलर हो गया, उसका मॉडल हो गया, उसका साइज़ हो गया, उसके टायर की क्वालिटी, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कार के। इसके अलावा उसकी फंक्शनैलिटी अगर हम देखें कि कार चलती है, उसको हम ब्रेक लगा सकते हैं बाय यूजिंग, उसको स्टॉप करना तो हम ब्रेक लगा सकते हैं। इसी तरह हम एक्सेलरेटर दबा के उसको स्पीड में कर सकते हैं, उसको गियर चेंज कर सकते हैं। ये सारे उसकी फंक्शनैलिटीज़ में आता है, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी है ये सारे जो हैं ये डिफ़ाइन किए जाते हैं क्लास के अंदर। एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शनैलिटी ये क्लास के अंदर होता है, लेकिन ये यूज़ कौन कर रहा है, कार के अंदर यूज़ हो रहे हैं ना। तो जो कार है वो एज अ ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। ये एट्रीब्यूट और एंटिटी ये डिफाइन तो क्लास के अंदर की जाती है, लेकिन यूज़ कार कर रहा है तो फिर कार हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिक ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कार है। नेक्स्ट हम जो है ऊप का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ऊप को जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ऊप के बेसिक 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट लाइक 4 पिलर्स हैं ऊप से, जिनकी मदद से ऊप बनाया गया, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। 4 जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप के, ठीक है।
अब एक एक को हम फर्दर स्टडी कर लेते हैं कि ये होता क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। ठीक है, इनहेरिटेंस बेसिकली होता है कि हमने एक क्लास, फॉर एग्जांपल हमने दो क्लासेस बना ली, एक का नाम हमने दे दिया ए, एक का नाम हमने दे दिया बी। तो अगर हमने बी के एट्रीब्यूट्स या उसके मेथड्स हमने क्लास ए में यूज़ करने हो, या क्लास ए के कुछ एट्रीब्यूट्स हमने क्लास बी में यूज़ करने हो, तो हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस यूज़ इसी वजह से होता है कि हमने एक चीज़ के ऑब्जेक्ट्स या उसके मेथड्स एक क्लास के हम दूसरी क्लास में यूज़ कर सकें, तब हमें इनहेरिटेंस यूज़ करना पड़ता है। जो भी ड्राइव्ड क्लास होती है जिसको हम इनहेरिट करवाना चाह रहे हैं, उसके वो जो है दूसरी बेस क्लास के सारे फीचर्स को यूज़ कर सकता है। जो भी फीचर्स उसने पब्लिक किए होंगे उस क्लास ने, तो वो हमारी ड्राइव्ड क्लास यूज़ कर सकती है। सेकेंडली, वो अपने और फीचर्स भी ऐड कर सकती है। दो हैं चीज़ें, एक तो वो उसके भी फीचर्स यूज़ कर सकती है, सेकेंडली वो अपने ओन जो उसके फीचर्स बनाए होते हैं वो भी यूज़ कर सकती है। तीसरा, इसका जो मेन एडवांटेजेस है इनहेरिटेंस का, वो भी इसकी रीयूजेबिलिटी है कि हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइम। हमें कहीं भी यूज़ करना, फॉर एग्जांपल हमने एट्रीब्यूट एक जगह पे बना लिया, फर्दर हम उसको है उसी क्लास दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट करवा के, तो उसी के एट्रीब्यूट्स हम दूसरी जगह यूज़ कर लेंगे, ना कि हमें वह दोबारा एट्रीब्यूट बनाने पड़े। तो इस वजह से इसकी रीयूजेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो ये था इनहेरिटेंस। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इनहेरिटेंस को। फॉर एग्जांपल के हमारे पास हमने एक क्लास है ए नाम से, हमने एक क्लास बनाई। क्लास जो है ये कीवर्ड है, हमने एज इट इज़ यूज़ करना होता है। उसके बाद ए जो है उसका क्लास का नाम है, हमने बनाया। उसके अंदर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसके मेथड्स हमने बना दिए। इसी तरह हमने क्लास बी बनाई और उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट्स हमने बना दिए। ठीक है, अब अगर हम क्लास ए को क्लास बी से इनहेरिट करते हैं ना, तो हम क्लास बी के सारे ऑब्जेक्ट्स क्लास ए में यूज़ कर सकते हैं। सारे तो नहीं, लेकिन जो उसने पब्लिक किए होंगे वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के जो अगर हम जावा को देखें ना, C++ में, इसमें हम फर्दर स्टडी करते रहेंगे क्योंकि इनहेरिटेंस हमने सारी ऊपर पढ़ना है। इन सारों को हम एग्जांपल देखेंगे अच्छी तरह, वो आगे आगे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे। अभी तो हम बेसिक देख रहे हैं कि इनका डेफिनेशन क्या है, इसको मतलब क्या इसका। तो हमने किया अगर जावा में देखा जाए तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्लास, उसके बाद उसके क्लास का नेम बी, जो हमने क्लास दूसरे पे एक्सटेंड करनी है, इनहेरिट करनी है। आगे एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ होता है, वो यूज़ किया हमने ए। फॉर एग्जांपल हमने बी क्लास को ए पे इनहेरिट किया। ठीक है, अब हम बी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ए क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें मैं एक बात आपको और बताता जाऊँ, तो ये जो क्लास बी है इसको हम कहेंगे चाइल्ड क्लास। ठीक है, और जो क्लास जिस क्लास पे इनहेरिट हो रहा है उसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास। तो ये आपको इनका भी नाम पता लगाना चाहिए। जो क्लास बी है वो चाइल्ड क्लास होगी, और जो क्लास ए है जो एक्सटेंडेड हो रही है वो उसको पेरेंट क्लास कहेंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको जो है पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, कि अगर हमने एक ही मेथड को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करना है तो हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं। एक ही अगर मेथड है हमने बनाया, उसको डिफरेंट वेज से हम यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा है, जब हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में स्टडी की थी। तो तब हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैं आपको काफ़ी बताया था, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने पॉलीमॉर्फिज्म ही तो किया सारा। तो अब जो है नेक्स्ट अभी दो फंक्शन और भी रहते थे, वर्चुअल फंक्शन और उसके बाद फ्रेंड फंक्शन, तो वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया। उससे पहले हमें ऊप का हमें जो है ना कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी था, तो इस वजह से मैंने ऊप पहले स्टार्ट करवा दी। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अब हम एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक जो है मेथड है शेप। ठीक है, अब शेप से हम डिफरेंट वे से उसको बना सकते हैं। शेप हम कोई भी बना सकते हैं, वहाँ पे एक शेप तो है, उससे हम डिफरेंट और शेप्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने उस शेप से सर्कल बना लिया, रेक्टेंगुलर बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। हमारे पास मेथड तो एक ही था, उस मेथड से हमने डिफरेंट चीज़ें बना ली, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होता है कि हमने जितने भी मेंबर्स हैं और फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनको हम एक सिंगल यूनिट पर इकट्ठा कर लेते हैं। सारे अपने जो हैं फंक्शंस को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट पे हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि क्लास है, क्लास के अंदर डिफरेंट हम मेथड्स, एट्रीब्यूट्स वगैरह राइट कर लेते हैं एक स्पेसिफिक यूनिट पे।
तो ये क्लास एक एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन की। अब इनकैप्सुलेशन का फ़ायदा क्या है? इनकैप्सुलेशन हमारे डाटा को सेव करने के लिए यूज़ होता है कि कोई भी हमारे डाटा को डायरेक्टली असेस ना कर सके, सिर्फ वो ही डाटा हमारा असेस हो जिसको हम चाहेंगे कि हम उसको प्राइवेट करें, कि जिस डाटा को हम पब्लिक करेंगे ये आप यूज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ वही डाटा यूज़ हो सके, उसके अलावा कोई डाटा ना यूज़ हो सके। अगर इसकी हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बना ली ए, ठीक है, ई नेम से नहीं क्लास बना ली। अब इसके अंदर मैंने एक तो मेथड बनाया जो है प्राइवेट इंट ए, एक मैंने मेथड बनाया जिसको मैंने प्राइवेट कर दिया, एक मैंने और बनाया जिसको मैंने पब्लिक कर दिया, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना पब्लिक प्राइवेट ये असेस मॉडिफायर्स हैं। इसको हम फर्दर आगे पूरा इस पे एक लेक्चर रखेंगे असेस मॉडिफायर्स पे, तो अब हम इस पे प्रॉपर स्टडी करेंगे। अभी बस आप यही समझें कि अब हमने एक को कर दिया प्राइवेट, एक को कर दिया पब्लिक, ठीक है। अब जो प्राइवेट है तो इसको हम सिर्फ क्लास ए के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। कोई और फॉर एग्जांपल जब मैंने पहले बताया था कि हम इनहेरिट कर लेते हैं दूसरी क्लास के साथ, तो तब उस क्लास में हम इसको मेथड को नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब जो मैंने पब्लिक इंट बी की है उसको हम किसी और क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक और बात का आपको पता होना ज़रूरी है कि जब भी हम अपने किसी भी मेथड को असेस करना है ना, तो वो हम गेटर और सेटर मेथड से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी दूसरे क्लास में अगर हमने ऑब्जेक्ट्स को असेस करना है तो हम गेटर और सेटर मेथड्स के थ्रू असेस करते हैं। अब गेटर और सेटर मेथड का मकसद ही यही है कि हम रीड कर सकें और राइट कर सकें, मतलब उसको डाटा को असेस कर सकें फिर उसको एडिट भी कर सकें। तो ये मेन फंक्शन होता है हमारे गेटर और सेटर का, कि हमने अब इसमें अगर जो प्राइवेट है हम उसको असेस नहीं कर सकते, लेकिन जो पब्लिक है उसको हम असेस कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का एक और बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसके अंदर हम अपने डाटा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम वैलिडेशन से लगा सकते हैं कि हमने सिर्फ यही डाटा की असेस चाहिए, इसके अलावा और नहीं डाटा की असेस चाहिए। जो हम वैलिडेट करेंगे कि हमें सिर्फ इस रिलेटेड हमें डाटा की असेस चाहिए, इसके अलावा हमें डाटा की असेस नहीं चाहिए, तो वो भी हम इनकैप्सुलेशन में कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होता है हमारी इंटरनल डिटेल्स को हाइड करने के लिए, कि अगर हमने अपनी डिटेल्स को शो ना करवाना चाह रहे हों तो तब हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। इसमें होता ये है कि यूज़र को ये तो पता है कि हमारा प्रोग्राम काम क्या कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि काम कैसे कर रहा है। इसकी एग्जांपल मैं दूँ तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक कार है, उसको हम एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। हमें ये तो पता है कि उसको हम एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट को प्रेस करेंगे तो गाड़ी की स्पीड तेज़ होगी, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि उसके बैक के अंदर क्या काम हो रहा है, कि हम तो प्रेस कर रहे हैं उसके अंदर क्या प्रोसीजर हो रहा है। इस यही एब्स्ट्रैक्शन में होता है, हमें इतना तो पता है कि हम जो है उस पर काम क्या हो रहा है, लेकिन इतना नहीं पता कि काम हो कैसा रहा है। एब्स्ट्रैक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं दो तरीक़ों से। एक तो हम क्लास के साथ कीवर्ड यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट का, ठीक है, और सेकेंडली हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इंटरफेस का। ये दो कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए। तो ये थे हमारे 4 कॉन्सेप्ट, साथ हमने क्लास और उसको भी देख लिया, ऑब्जेक्ट को वो क्या होता है। इससे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गया है अब ऊप का। तो अब हम फर्दर स्टडी करेंगे, इन सब के हम एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाए। ऊप को आपने अच्छे से समझना है क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद आगे आप कोई भी और लैंग्वेज करते हैं तो ऊप का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, यही आपको आगे यूज़ होगा, तो इस वजह से इसको अच्छे से समझना है। तो ये था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।